16वीं सदी में आइजैक न्यूटन ने और उनके लगभग 300 ईयर्स बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने विज्ञान में बहुत बड़ी क्रांति लाई। न्यूटन एक जीनियस थे। उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स, फिजिक्स का वो पार्ट जो हमें स्कूल में सबसे पहले पढ़ना पड़ता है, उन्हें डिस्कवर किया था, जो उन्होंने सिर्फ अपने इमेजिनेशन और गैलीलियो गैलीलाई की मदद से किया था। फिर होती है स्पेशल रिलेटिविटी के साथ आइंस्टाइन की एंट्री। सर आइजैक न्यूटन का मानना था कि हमारा यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक स्पेस जिसमें कई अलग अलग तरह की घटनाएं घटती है और एक टाइम जिसमें हमारा यूनिवर्स इवॉल्व करता है। ये एक छोटा सा मॉडल था जो कि कुछ समय तक काम भी किया, लगभग तब तक जब तक कि मैक्सवेल के इक्वेशंस ने उन्हें चुनौती न दी। मैक्सवेल और न्यूटन के आइडियाज़ पर जो मतभेद थी, उसे ठीक करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट का जिक्र किया, जिसे हम स्पेस टाइम के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स, पहली बार सुनने में ऐसा लगता है कि स्पेस और टाइम के बारे में है, लेकिन ऐसा सोचने की गलती आप बिल्कुल मत करना। आइंस्टाइन का ऐसा मानना था कि स्पेस टाइम एक अलग ही तरह का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर स्पेस और टाइम आधारित है। आइंस्टाइन एक क्लासिकल फिजिसिस्ट थे, जिस वजह से उनका मानना था कि फ्री विल नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और माइंड यू, ये सब क्वांटम फिजिक्स के आने से पहले था। आइंस्टाइन अपने स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट से कई चीज़ों का वर्णन बहुत आसानी से कर पा रहे थे, पर ये थ्योरी क्लासिकल फिजिक्स के होने के बावजूद भी बहुत डिफ़िकल्ट है, जिसे समझने के लिए आज भी साइंटिस्ट स्ट्रगल करते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी के कई कॉन्सेप्ट्स को हम क्वांटम फिजिक्स में भी उपयोग करते हैं। रिलेटिविटी ना सिर्फ स्पेस और टाइम के बारे में है, बल्कि एनर्जी, मास, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जैसी चीज़ों को भी बहुत अच्छी तरह समझाती है। और फ्रेंड्स, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जिस एंटी मैटर की हम बात करते हैं कि वो विश्व की सबसे कीमती चीज़ है, इसके मौजूद होने का प्रेडिक्शन स्पेशल रिलेटिविटी ने क्वांटम मैकेनिक्स के साथ किया था। इतना ही नहीं, वर्चुअल पार्टिकल्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जैसे कई चीज़ें हमें स्पेशल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के संगम से ही मिलती है। और फ्रेंड्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी एकमात्र ऐसी थ्योरी है जो 9 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आंसर देती है। तो आइए जानते हैं कि स्पेशल रिलेटिविटी ने किन हैरान कर देने वाली चीज़ों को हमें बताया है स्पेस टाइम के अलावा। और इनमें से सबसे पहले आता है यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात की थी, जहां हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जाना, जो कि हम अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशन की मदद से हमें ये बताया कि किस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिज्म में यानी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैग्नेटिज्म की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। इसी प्रिंसिपल की मदद से आज पावर हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन भी किया जाता है, जिन्हें हम सब हमारे घरों में कंज्यूम करते हैं। अब फ्रेंड्स, मैक्सवेल ने हमें बस ये बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इंटरचेंजेबल है, यानी हम एक की मदद से दूसरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर स्पेशल रिलेटिविटी ने हमें नई और बेहतर तस्वीर दी। आइंस्टाइन के रूल्स के अनुसार एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो चीज़ हमें इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, वो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें मैग्नेटिज्म के रूप में दिखाई देती है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ना कि एक दूसरे से रिलेटेड है और एक दूसरे में बदले जा सकते हैं, पर साथ में वो एक ही चीज़ देखने का दो अलग अलग नज़रिया है। अब ये सुनने में थोड़ा वियर्ड ज़रूर लगता है, क्योंकि कॉमन सेंस ये कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे चार्ज पार्टिकल से होता है, और वहीं मैग्नेटिक फील्ड बस उसके मूव करने से जनरेट होती है। एक मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट करता है, और हालांकि हम उसे प्रोसेस करके इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर जनरेट कर सकते हैं, पर एक मैग्नेट सीधे तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता, राइट? मैक्सवेल की इक्वेशंस के मुताबिक अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट करेगा, और जैसे ही हम उस चार्ज को मूव कराते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने लगती है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होता। रिलेटिविटी का कहना है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फंडामेंटल लेवल पर एग्जिस्ट ही नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे फंडामेंटल फील्ड को देखने का एक नज़रिया है, और इस फील्ड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, जो कि खुद को मेंटेन करते हुए कई किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकती है। मैक्सवेल की भाषा में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ही समय पर एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कराती है, और इसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, और ये दोनों एक दूसरे को इंड्यूस करते रहते हैं।
और इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है। पर ऐसा सिर्फ चार्जेस के एक्सेलरेट होने पे होता है, क्योंकि उसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज असमान तरीके से होता है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है वो भी समय के साथ स्ट्रॉन्ग होते चलता है। किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है, ये समझने के लिए हम एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक इमेजिनरी ट्यूब है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस लेफ्ट की ओर फ्लो हो रहे हैं और नेगेटिव चार्जेस राइट। इस ट्यूब में दोनों चार्जेस इक्वल अमाउंट में हैं और इसी वजह से इसका चार्ज न्यूट्रल होगा और इसी के कारण सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अब अगर हम इस ट्यूब के बाहर एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो चार्ज सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही एक्सपीरियंस करेगा। बट फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड बस मूविंग चार्जेस पर ही फोर्स लगाती है और इसीलिए हम अपने टेस्ट चार्ज को राइट की ओर पुश कर देंगे। अब हमारी मूविंग टेस्ट चार्ज एक मैग्नेटिक फोर्स को फील करेगी, जिसकी वजह से वो हमारे इमेजिनरी ट्यूब से दूर जाने लगेगी। पर चीज़ें थोड़ी वियर्ड हो जाती है जब हम इसी घटना को टेस्ट चार्ज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं। इस रेफरेंस से टेस्ट चार्ज का कोई मोशन नहीं होगा और इस वजह से उस पर किसी भी तरह का मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो पहले केस में कैसे ये टेस्ट चार्ज हमारे इमेजिनरी ट्यूब से रिपेल हो रहा था? इस सवाल का जवाब मैक्सवेल जैसे जीनियस के पास भी नहीं था, जिन्होंने इलेक्ट्रोडायनामिक्स को मैथमेटिकल फॉर्म दिया था। तो फिर हमेशा की तरह आइंस्टाइन अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर आए हमारी जान बचाने। उन्होंने ये लॉजिक दिया कि टेस्ट चार्ज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो पार्टिकल मूव नहीं करेगा, बट दूसरे चार्जेस जो कि ट्यूब में है उसकी स्पीड में भारी किस्म की बदलाव आएगी। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नेगेटिव चार्ज की स्पीड कम हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज की स्पीड बढ़ जाएगी और इसके साथ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, जिसकी वजह से वायर की चार्ज डेंसिटी में बदलाव होगा और उस पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा और इसी चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो हमारे टेस्ट चार्ज को रिपेल यानी दूर पुश करेगी। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अपोजिट अट्रैक्ट और सेम रिपेल नाम के नियमों के कारण। तो फ्रेंड्स, अगर आप अब तक मेरे साथ हो तो आपके मन में सवाल ज़रूर आया होगा कि पहले वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो पहले वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, पर दोनों चार्जेस इमेजिनरी ट्यूब में सेम स्पीड से मूव हो रही थी और इसी वजह से चार्ज डेंसिटी में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया और हमारी इमेजिनरी ट्यूब न्यूट्रल ही रही। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई करने के बाद आइंस्टाइन ने अपने स्पेशल रिलेटिविटी की मदद से एनर्जी और मास को यूनिफाई किया। E = mc² विज्ञान की सबसे पॉपुलर इक्वेशन है जिसे बच्चा बच्चा भी जानता है। अब फ्रेंड्स, इस इक्वेशन के साथ बहुत सारे गलत कंक्लूजन्स भी आते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि इस इक्वेशन की मदद से हम मास को एनर्जी या फिर एनर्जी को मास में बदल सकते हैं, और हालांकि ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से सही भी नहीं है। थोड़ा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन जो कि पूरी तरह से सही है वो ये है कि हम रेस्ट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उनमें से एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप अगर इसको गहराई में सोचें तो आपको लगेगा कि हम एनर्जी को भी बहुत अच्छी तरह से नहीं समझते। अक्सर एनर्जी को द एबिलिटी टू डू वर्क के रूप में डिफाइन किया जाता है, लेकिन ये डेफिनेशन बस मेजरमेंट पर बेस्ड है, यानी माप पर आधारित है कि कैसे हम एनर्जी के अमाउंट को मेजर करते हैं। एनर्जी को समझने के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स यानी द साइंस ऑफ हीट एंड वर्क की मदद लेनी पड़ेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जिसका मतलब एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही हम इसे यूज़ करके ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एनर्जी को हम लोग यूज़ करके हम दो काम एक साथ कर सकते हैं। एक है हम किसी भी बॉडी की टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं और दूसरा हम कोई वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन E = mc² इक्वेशन ने इस डेफिनेशन में एक और चीज़ ऐड कर दी थी, और वो था कि अगर किसी बॉडी के पास ज़्यादा एनर्जी है उसके अंदर मास भी ज़्यादा होगा। मास भी एक ऐसा टर्म है जिसे मेजरमेंट के बेसिस पर ही डिफ़ाइन किया गया है, और इसीलिए एक गर्म चाय की प्याली एक ठंडी चाय की प्याली से ज़्यादा वज़नदार होती है, क्योंकि गर्म चाय की प्याली का टेम्परेचर हाई होता है और द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार उसमें ज़्यादा एनर्जी है। एटॉमिक बॉम्ब में भी ऐसा ही कुछ होता है, जहां एक एटम अपने मास को न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया से एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। E = mc² की मदद से ही हम मास को एक नया डेफिनेशन दे सकते हैं।
कि mass किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी का मेजरमेंट है। Mass is nothing but stored energy.